नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात न्यूज पंच के जरिए, सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई। जी हां, भारत का सेमीकंडक्टर बूम ये नजर आता है और भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में किस तरीके से लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आत्मनिर्भर क्षेत्र में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो करेंगे इस खबर की बात। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीते कल ये अहम फैसला आया, जहां बताया गया कि पुरानी गाड़ी वालों के चेहरे अब खिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा है, पुरानी गाड़ियों पर जो बैन का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, बताएंगे विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर आपको बता दें कि भारतीयों पर जो हमले हुए उस पर आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, भारत को लेकर उनका क्या नजरिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। भारत अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में चीन को सीधी टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हां, देश में लगाई जाएंगी 4 नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां और इसके लिए किया जाएगा 4600 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश। यह भारत की डिजिटल क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इन फैक्ट्रियों के जरिए भारत न केवल चिप उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया वैश्विक हब भी बनकर उभरेगा। इसको लेकर सरकार का कहना है कि इससे लाखों नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। दरअसल सेमीकंडक्टर यानी वो एक छोटी सी चिप जो आपके मोबाइल फोन से लेकर सैटेलाइट तक सब कुछ चलाती है और अब ये चिप मेक इन इंडिया होगी। भारत की ये छलांग न सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर है बल्कि चीन जैसे दिग्गज को भी सीधी चुनौती है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता भारत। तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत इस वक्त नजर आता है, जहां 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को इस वक्त कैबिनेट की मंजूरी इस वक्त मिल चुकी है, जहां जिसमें खासतौर पर हम देखें तो ओडिशा, पंजाब में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएगी। 2 राज्य ये हैं और इसके साथ ही 2 और राज्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और आंध्र प्रदेश में भी सेमीकंडक्टर विनिर्माण की इकाई को मंजूरी इस वक्त दे दी जा चुकी है, जिसमें खासतौर पर आपको बता दें कि कुल 10 परियोजनाएं इस वक्त अभी कार्यान्वयन में हैं और लगभग 4600 करोड़ रुपए का निवेश इस परियोजना के जरिए किया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर 2034 प्रत्यक्ष नौकरियों की सीधे तौर पर उम्मीद है। यानी कि रोजगार तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही आत्मनिर्भर भारत भी लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ ही 6 राज्यों में लगभग 10 परियोजनाएं जो कि जिनको स्वीकृति मिली है और खासतौर पर 1,60,000 करोड़ के निवेश वाली ये तमाम परियोजनाएं हैं। इसमें पहली परियोजना की अगर हम बात करें तो पहली कंपाउंड फैब्रिकेशन यूनिट से क्षमता जो है वो और ज्यादा बढ़ी है। अत्याधुनिक ग्लास की अगर हम बात करें तो अत्याधुनिक ग्लास में आधारित पैकेजिंग यूनिट से भी प्रगति की राह सीधी तौर पर आसान होती हुई नजर आती है। प्रगति की राह लगातार आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही विश्व स्तरीय चिप की अगर हम बात करें तो डिजाइन क्षमताओं को और मजबूती इसके जरिए मिलेगी, जो डिजाइन है उसकी, और 278 शैक्षणिक संस्थान को भी इसके जरिए सीधे तौर पर सहायता उपलब्ध होगी। 72 स्टार्टअप्स को डिजाइन किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता इससे मिलेगी और 60,000 से ज्यादा छात्र अभी तक इस परियोजना के जरिए सीधे तौर पर लाभान्वित होते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की ये बड़ी छलांग के तौर पर इसे देखा जा रहा है। खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत में भी एक और मजबूती नजर आती है। इसके साथ ही सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा की, जहां आपको बता दें कि ओडिशा में 6 यानी कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का एकीकृत संयंत्र यहां पर स्थापित किया जाएगा ओडिशा में, जिसमें भुवनेश्वर की जो इन्फो वैली है वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। वहां पर ये पूरा अपना इसका काम होगा। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की क्लासिक वेफर फैब लिमिटेड का भी सहयोग इसमें सीधे तौर पर मिलेगा और देश की पहली व्यावसायिक कंपाउंड फैब्रिकेशन इकाई है जो कि ओडिशा में स्थापित की जानी है।
इसके साथ ही इस इकाई की अगर हम बात करें तो वार्षिक क्षमता इसकी होगी 60,000 वेफर्स। ये इसकी वार्षिक क्षमता है, पूरे साल भर की इसकी क्षमता है। और पैकेजिंग क्षमता की अगर हम बात करें तो 9.6 करोड़ पैकेजिंग इकाइयां हर साल यहां से पैक होंगी, जिसमें मिसाइलें, रक्षा उपकरणों में भी प्रस्तावित होंगी और उत्पादों का इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईवी, रेलवे, फास्ट चार्जर्स, डेटा सेंटर रैंक में भी इसका इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जाएगा, जो ये यूनिट बनाई जा रही है, स्थापित की जा रही है। तो ये तो बात रही ओडिशा की यूनिट की, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की भी अपनी खासियत है, जहां आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट में दक्षिण कोरिया की जो APACT कंपनी लिमिटेड के साथ ये पूरी साझेदारी है, उसके साथ मिलकर इसकी तैयारी हो रही है। ASIP की वार्षिक क्षमता की अगर हम बात करें तो 9 करोड़ 60 लाख इकाई की इसकी वार्षिक क्षमता है, साल भर की इसकी क्षमता है, जिसमें मोबाइल फोन, सेटअप बॉक्स में यूनिट में निर्मित उत्पादों का इसमें इस्तेमाल होगा और साथ ही ऑटोमोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये बात रही ओडिशा और आंध्र प्रदेश की। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां आपको बता दें कि पंजाब के CDIL की बात करते हैं, जिसका आपको बता दें मोहाली में इसका पूरा सेमीकंडक्टर निर्माण व्यवस्था का पूरा विस्तार वहां पर होना है। आखिर इसकी क्या कुछ खासियत है, एक नजर उस पर डालते हैं। तो बात अब करेंगे पंजाब की, जहां सीधे तौर पर निर्माण व्यवस्था का पूरा विस्तार मोहाली में, और इसके साथ ही मोहाली में इसका पूरा विस्तार होगा सेमीकंडक्टर निर्माण व्यवस्था का, और उसके बाद सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड में सेमीकंडक्टर उपकरणों का निर्माण होगा। ज्यादा क्षमता के अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर उत्पाद यहां पर बनाए जाएंगे पंजाब के मोहाली में, और पहले से ये कंपनी चल रही है और इसकी वार्षिक क्षमता जो है उसका भी विस्तार किया जाएगा, यानी कि अभी के मुकाबले आगे इसमें वार्षिक विस्तार भी होगा। विस्तार के बाद मैं आपको बता दें कि 156.38 मिलियन इकाइयों की क्षमता इसके पास में होगी। इसके साथ ही ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सीधे तौर पर फायदा होगा, जो उपकरण है उसका इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV और उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं ओडिशा की ही, जहां ओडिशा 3GS की बात करते हैं। दरअसल ओडिशा के 3GS की जब हम बात करते हैं तो उसकी अपनी एक अलग खासियत है, और हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं अजय मिश्रा जी। अजय मिश्रा जी, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग के तौर पर इस वक्त इसे देखा जा रहा है, और अब सीधे तौर पर चीन को हम चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर इसलिए ये साबित होने जा रहा है क्योंकि इंडिया जो सेमीकॉन मिशन है उसको ज़मीन पर आप जनवरी 2023 से देख सकते हैं, जब आपने देखा कि गुजरात के साणंद में 2 बड़े यूनिट्स की घोषणा हुई, उसके बाद आसाम में एक बड़े यूनिट की घोषणा हुई। 76,000 करोड़ रुपए का जो इंडिया सेमीकॉन मिशन है उसको धरातल पर लाने के पीछे यही मकसद है कि हम जो ग्लोबल सप्लाई चेन में व्यवधान आ रहे हैं उसके कैसे एक क्रेडिबल अल्टरनेट के तौर पर हम उभरें। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमें बाहर से लानी है, और इसलिए हम जॉइंट वेंचर्स पर फोकस कर रहे हैं। तो अभी जो ताज़ा जो डिसीजंस हुए हैं कैबिनेट ने, अब कुल मिलाकर के 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स हो गई हैं। आपको याद होगा कि जून 2023 में माइक्रोन, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसने साणंद गुजरात में करीब 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत की थी, और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि हम लगातार मेक इन इंडिया चिप्स पर बात कर रहे हैं, और अश्विनी वैष्णव जी कई बार लगातार कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया चिप जल्दी ही पूरी दुनिया के सामने होगी, और भारत की कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है इस पूरे सेक्टर में वो पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। और क्यों ना हमारे मोबाइल फ़ोन से लेकर के जितने भी आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप सोच सकते हैं, चाहे वो विक्रम लैंडर हो जो चंद्रमा जो मंगल पर अपनी उपस्थिति दिखाता हुआ नजर आया, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाने वाले वो स्मॉल सेमीकंडक्टर चिप्स, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं वो प्रभावित होंगे। डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको कि काफ़ी बूस्ट मिलने की उम्मीद है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव के तौर पर भारत यहाँ की कोशिश कर रहा है यहाँ से आगे बढ़ने की, क्योंकि पूरी दुनिया का अगर आप 90% सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन देखें तो सिर्फ जो हाई वैल्यू सेमीकंडक्टर्स हैं वो केवल ताइवान में इस समय प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसीलिए चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो और इंडिया हो, ये चारों के चारों जो मेजर पावर सेंटर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बट ऐसा लग रहा है कि भारत के सुनहरे दिन आने वाले हैं और इंडिया सेमीकॉन मिशन पर लगातार जो फोकस है सरकार का वो जारी रहने वाला है।
इसके साथ ही अजय, अगर हम देखें तो भारत की तरफ से ये लक्ष्य भी है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है। उसमें कितनी भूमिका इस सेमीकंडक्टर क्षेत्र निभाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, भारत की एक खासियत है कि हमारी जो पूरी दुनिया में जितनी सेमीकंडक्टर चिप्स बन रही हैं उसमें भारत की डिज़ाइन का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हमने डिज़ाइन इन इंडिया का भी नारा दिया है, मेक इन इंडिया के साथ साथ। तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स की डिज़ाइनिंग की जा रही है उसको भी लेकर के डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स DLI की भी शुरुआत की गई है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के साथ साथ डिज़ाइन इन इंडिया लिंक, और उसके बाद स्टार्टअप्स, करीब 250 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जिनको कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लगातार पुश किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो नए आयाम हैं उभरती हुई तकनीकों के, चाहे आप मशीन लर्निंग की बात करें, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इसमें जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनकी सबसे अहम भूमिका होने वाली है। ऑटोमोबाइल से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर डिफेंस और स्पेस जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में वो सेमीकंडक्टर जो हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करते हुए नजर आते हैं, जो कि ना कंडक्टर होते हैं ना इंसुलेटर होते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं, और इसी वजह से कई मिलियंस और बिलियंस जो ट्रांजिस्टर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, उनकी डिजाइनिंग, और उसके बाद हम जो 85,000 वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं, 45,000 एनरोलमेंट हो चुके हैं, 85,000 का जो एनरोलमेंट अभी चल रहा है, जो ये बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स है, वो आने वाले दिनों में इस पूरे मिशन को एक नई दिशा देता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि रोजगार के लिहाज से भी ये सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है युवाओं के लिए काफी आकर्षक अगले कम से कम 10 साल 15 साल तक रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली NCR से जुड़ी है महत्वपूर्ण खबर, जहां पुरानी गाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला बीते कल सामने आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में ये साफ किया कि फिलहाल दिल्ली NCR में पुराने वाहन और उनके मालिकों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पुरानी गाड़ियों के मालिकों को राहत की सांस तो ली उन्होंने, लेकिन अभी भी लोगों के जहन में कई सारे अहम सवाल हैं, और उन सवालों के जवाब जानने की करेंगे हम कोशिश अपने संवाददाता से। साथ ही आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर कहां और कैसे पड़ा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें, अहम बातें कही गई। तो पुरानी गाड़ियों पर जो सुनवाई की गई, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला दिया गया, जिसमें बताया गया कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को भी नोटिस इस वक्त इसको लेकर जारी किया गया है, और 4 हफ्ते का समय सरकार को दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। ये नोटिस जारी किया गया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, 4 हफ्ते का समय। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुराने वाहनों के मालिकों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना की जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले कारें 40 से 50 साल तक चलती थी, और अभी भी कई विंटेज कारें हैं जो सड़कों पर दौड़ती हैं, तो जिसको लेकर के इस वक्त नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असर की अगर हम बात करें, तो सीधे तौर पर इसका कई क्षेत्रों में असर देखने को मिला, जहां पैनिक सेलिंग पर अब ब्रेक लगेगा, क्योंकि जब कार्रवाई बैन का ये खबर आई थी, तो कार्रवाई के डर से कई सारे जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को जल्दबाजी में बेच रहे थे, और औने पौने दामों पर ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो बेची जा रही थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक बार फिर से पुरानी गाड़ियों के जो दाम है वो एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आएंगे, जहां सेकंड हैंड कार मार्केट में कार की जो सप्लाई है, पुरानी कारों की सप्लाई वो घटेगी, और पुरानी गाड़ियों की कीमत जो है वो स्थिर होने की भी संभावना है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। साथ ही नई गाड़ियों की बुकिंग पर भी इसका सीधा असर है, जहां अब कहीं ना कहीं नई कारों को खरीदने वालों की जो संख्या है वो थोड़ी बहुत घटती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बैन के बाद में जब ये बैन हटा तो कई सारे लोगों ने अपनी नई कारें बुक करा ली थी, लेकिन अब उस पर कहीं ना कहीं वापसी भी होगी। और इसके साथ ही ऑटो इंडस्ट्री पर भी अब सीधे तौर पर दबाव है, जहां फेस्टिव सीजन में कार डिमांड जो है वो घटती हुई नजर आ सकती है, और नई गाड़ी लेने का फैसला जो है वो आम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि जब ये बैन हट गया है तो उसके बाद में ये नई गाड़ी का लेने का फैसला जो है वो पोस्टपोन किया जा सकता है। इसके साथ ही पुराने वाहनों पर बैन की जो पूरी टाइमलाइन है, एक नजर उस टाइमलाइन पर डालते हैं, जहां दिल्ली NCR 2015 से 2018 की बात करें तो काफी लंबा ये मामला चला, जहां NGT और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध उस वक्त लगा दिया गया, जिसका सीधे तौर पर उद्देश्य और मकसद ये था कि कार्बन उत्सर्जन में कमी आए और साथ ही वायु गुणवत्ता में सुधार हो, यानी कि एयर क्वालिटी जो है उसमें सुधार हो सके। आदेश का क्रियान्वयन किया गया और BS4 मानकों के तहत कई सारे कड़े कदम उठाए गए। उसके बाद बात करते हैं 2024 और 2025 जून तक की,
जहां आपको बता दें कि पायलट इन्फोर्समेंट और स्क्रीनिंग देखने को मिली। फ्यूल स्टेशनों पर ANPR सिस्टम लगाए गए जो गाड़ियों के नंबर प्लेट से अपनी स्क्रीनिंग करते। 3 से 4 करोड़ वाहनों की स्कैनिंग भी इस दौरान की गई और 4.9 लाख वाहन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के जरिए में चिन्हित किए गए। इसके साथ ही लगभग 44,000 वाहनों को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटी में भेजा गया है। और साथ ही अगर बात करें अभी हाल ही की जुलाई 2025 की, तो प्रारंभिक ईंधन प्रतिबंध लागू किया गया हाल ही में, जिसको लेकर कई सारी खबरें भी सामने आई। दिल्ली में जिन वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है उनको ईंधन देने पर रोक लगाई गई और साथ ही वाहन जब्ती की भी शुरुआत हुई। इसके बाद जुलाई 2025 में तकनीकी अड़चनें आई, NCR में देरी हुई, जिसकी वजह से ANPR कवरेज और डेटाबेस से जुड़ी हुई समस्याओं के कारण ये जो पाबंदी लगाई गई थी उसको टाल दिया गया और 12 अगस्त यानी कि बीते कल को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये अहम फैसला सुनाया। अब सीधा रुख करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी का विकास साथी से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। विकास, सीधे तौर पर बीते कल ये अहम सुनवाई हुई और इस अहम सुनवाई के बाद में जिन लोगों के पास से पुरानी गाड़ियां हैं, 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये मुद्दा कई दिनों से छाया हुआ था और जिस तरह का जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही ये लागू किया जा रहा था कि पेट्रोल की 15 साल और डीजल की 10 साल से पुरानी गाड़ियों को हटना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश था। तो अब उसमें एक मॉडिफिकेशन की मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले पर देखे कि उसमें क्या मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। जो एक संक्षिप्त बहस हुई उसमें सॉलिसिटर जनरल ने एक बात ये भी रखी कि सिर्फ एक मैकेनिकल वे में हम इस तरह से गाड़ियों को फेज आउट नहीं कर सकते। मुमकिन है कि किसी व्यक्ति की गाड़ी बहुत कम चलती है, यानी वो घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आता है, तो उसकी 10 साल में भी उतनी गाड़ी नहीं चलेगी। वहीं कमर्शियल जो व्हीकल है वो लाखों किलोमीटर चल सकता है इस बीच में। तो केवल एक टाइमलाइन के आधार पर और एक मैकेनिकल वे में गाड़ियों को फेज आउट करना उचित नहीं है, ना ये प्रैक्टिकल है और ये कहीं ना कहीं ग्राहकों की जेब पर भी भारी पड़ेगा इस तरह का कोई भी कदम। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि क्या एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का संकट है, जो हर साल हम देखते हैं, खासतौर से अक्टूबर नवंबर के महीने में, तब बहुत सारे सवाल उठते हैं व्हीकलर पॉल्यूशन को लेकर के, उससे भी निपटा जाए और ऐसे कदम ना उठाए जाएं जिससे जो एंड यूजर है उसको बेवजह की दिक्कत हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी आप चुनौती भी कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती है कि अपने पुराने आदेश में किस तरह के बदलाव किए जाएं ताकि इन दोनों ही उद्देश्यों को हम पा सकें। फिलहाल एक राहत तो मिल ही गई है दिल्ली में रहने वाले जितने भी कार ओनर्स हैं कि उनको अभी इमीडिएटली ना तो उनकी कार को स्क्रैप किया जाएगा, ना ही उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की वजह से। लेकिन इसके साथ ही विकास, अगर हम देखें तो जैसा आपने भी जिक्र किया कि हम अक्सर देखते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के समय में वाकई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद ही खराब श्रेणी में चला जाता है। तो ऐसे में क्या ऑप्शंस है, क्या और विकल्प है इसको सुधारने के लिए? देखिए, जहां तक कुछ ऑप्शंस में तो जैसे हम जानते हैं कि एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हर गाड़ी के लिए जारी किया जाता है, लेकिन उसको जारी करने की जो प्रक्रिया है, जो अभी जो सिस्टम है उसमें बहुत पॉइंट्स पर दुरुपयोग भी है। तो एक तो उसको मजबूत किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह की मैकेनिज्म के बारे में विचार करे और संबंधित पक्षों को निर्देश दे कि उसका कहीं किसी भी तरह से उसमें अब्यूज नहीं होना चाहिए उस प्रक्रिया का कि पैसे देकर क्या फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हासिल कर ले। दूसरा, जो पॉल्यूशन के लिए जो जरूरी मापदंड हैं उनमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, जो एमिशन नॉर्म्स हैं उसमें किस तरह का बदलाव किया जा सकता है, और जो एग्जिस्टिंग पूरा सिस्टम है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी करने का, PUC जारी करने का, उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए और गाड़ी चलती भी रहे, उसकी फिटनेस भी बरकरार रहे। यही सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं। और पहले भी हमने देखा कि इसको लेकर के कोर्ट जो इंडिपेंडेंट इस मामले में स्पेशलिस्ट हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, उनके सुझाव लेता रहा है। यहाँ तक कि जो 10 साल और 15 साल की जो पाबंदी की हम बात करते हैं, ये भी जो एक्सपर्ट्स थे उनकी राय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये समय सीमा तय कर दी थी कि 10 और 15 साल, पेट्रोल के लिए 15 और डीजल के लिए 10 साल से ज्यादा गाड़ी नहीं चलेंगी। हालांकि उस वक्त भी सरकार की दलील थी कि ये बड़ा ही मैकेनिकल वे में तय किया जा रहा है 10 और 15 साल की जो आप समय सीमा तय कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को सुप्रीम कोर्ट ने माना और ये समय सीमा तय कर दिया। तो अब दोबारा कोर्ट इससे जुड़े हुए NGOs और एक्सपर्ट्स की राय लेकर के कोई एक ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे दोनों ही उद्देश्य पूरे हो जाएं। इसके साथ ही विकास, खासतौर पर एक और छोटा सा सवाल आपसे और लेना चाहेंगे उन दर्शकों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि अगर किसी के पास में ये पुरानी गाड़ी है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या वो उसे समय रहते बेच दे या सुप्रीम कोर्ट के अगली फैसले का इंतजार करे या उस गाड़ी को वो आगे चलाता रहे?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोटेक्शन ही इसीलिए दिया है ताकि किसी तरह का कोई भय ना रहे जो भी गाड़ियों के मालिक हैं उनके मन में। जहां तक जिनकी समय सीमा पूरी हो चुकी है, वो गाड़ियां अगर सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के हिसाब से देखें तो वो फेज आउट की जानी थी, और ऐसी गाड़ियां जिनके अब 6 महीने भी नहीं रह गए थे, जी। वो ट्रांसफर भी नहीं हो सकती थी कृत्यका कि दिल्ली से आप बाहर उसको ट्रांसफर कर दें, क्योंकि उस पे फिटनेस को लेकर के एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है कि आप अपनी गाड़ी को कहीं और डंप ऐसे नहीं कर सकते। तो इन गाड़ियों को रखना, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दे दी है कि आप अपनी गाड़ियों को पैनिक में मत बेचिए जी। या उनको किसी दूसरे राज्य में मत भेजिए। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि क्या इन गाड़ियों का भविष्य होगा, क्या लोग इनको इस्तेमाल कर पाएंगे दिल्ली बिल्कुल। में, या फिर कोई और विकल्प कोर्ट देगा इन ऐसे लोगों को कि क्या किया जाए इनके साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का कर लेते हैं सीधा रुख, जहां आपको बता दें कि अगली महत्वपूर्ण खबर है आयरलैंड से, जहां के राष्ट्रपति ने भारतीय समुदायों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। आयरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं माइकल, उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय समुदाय देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दे रहा है और उनके खिलाफ किसी भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में आयरलैंड में भारतीयों पर हो रहे हमलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, और इन घटनाओं के खिलाफ राष्ट्रपति का यह बयान भारतीयों के लिए एक बड़ा सहारा भी साबित होगा। आयरलैंड सरकार ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता से लिया है इस पूरे मामले पर, और आरोपी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वहीं भारत सरकार भी अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम कर रही है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं टारगेट पर आखिर क्यों है भारतीय। तो आयरलैंड में भारतीयों पर ये हमले हो रहे हैं, जहां राष्ट्रपति इंगिस की तरफ से ये कड़ा रुख सामने आया और भारतीयों के पक्ष में राष्ट्रपति वहां के नजर आए। भारतीयों को दरअसल लगातार निशाना बनाया जा रहा है और वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उन पर लगातार ये हमले हो रहे हैं। इसको लेकर वहां की सरकार भी इस वक्त पूरी तरह से इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए है। आयरलैंड में बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर रहते हैं और आयरलैंड में भारतीय दूतावास भी अब आगे सामने आ चुका है। जो भारतीय वहां पर रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर दूतावास को जो दिशा निर्देश है वहां के लिए वो इस वक्त जारी कर दिए गए हैं, और सीधे तौर पर लोगों से सुनसान जगहों पर जाने से बचने के लिए कहा गया है। जो भारतीय वहां पर रहते हैं कि वो सुनसान जगह पर ना जाएं। इसके साथ ही भारतीय मूल के लोग सतर्कता बरतें, ये दिशा निर्देश इस वक्त दूतावास की तरफ से जारी किए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रपति की तरफ से क्या कड़ा रुख सामने आया है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल वहां के राष्ट्रपति जो है उन्होंने सीधे तौर पर भारतीयों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा उन्होंने की है, और वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उनके पक्ष में वहां के राष्ट्रपति नजर आए हैं, और उन्होंने पक्ष में आते हुए उन्होंने इन हमलों की निंदा भी की, और साथ ही आयरलैंड को कमजोर करती हैं ऐसी घटनाएं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। इन हमलों को लेकर भारत और आयरलैंड का रिश्ता काफी पुराना है, ये बात उन्होंने की, और साथ ही उन्होंने कहा कि आयरलैंड की प्रगति में भारतीयों का, जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं उनका बड़ा योगदान है, ये बात भी उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में भारतीयों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। देश के मूल्यों के विपरीत है भारतीयों पर ये हमले। आतिथ्य मित्रता को आयरलैंड की पहचान उन्होंने बताया। तो ये जो हमले भारतीयों पर हो रहे हैं वहां पे, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया वहां के राष्ट्रपति की तरफ से, आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरफ से दी गई। लेकिन इसके साथ ही नई दिल्ली में स्थित आयरलैंड के दूतावास ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा इससे पहले की थी। भारतीयों पर जो हमले हुए उन पर दुख जताया गया, और खासतौर पर आयरलैंड की दूतावास ने इसको लेकर कड़ी निंदा की थी, जो लगातार जिस तरीके से वहां पर भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। इसके साथ ही दुख तो जताया ही, लेकिन साथ ही आयरलैंड के दूतावास ने कड़ी निंदा की और कहा कि हमला दुखद और हैरान करने वाला है। नफरत की आयरलैंड में जगह बिल्कुल नहीं, ये बात कही, और ऐसी हरकतें आयरलैंड के लोगों की भावनाएं नहीं है। उन्होंने साथ ही दूतावास ने यह भी कहा कि आयरलैंड जो है लाखों भारतीयों का घर है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, और डबलिन में भारतीय मिशन से लगातार संपर्क में भी है और विदेश विभाग की जांच पर पूरी नजर भी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास भी, क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से, वहां के जो राष्ट्रपति उनकी तरफ से तो प्रतिक्रिया सामने आ ही चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर क्या मुख्य वजह नजर आती है जो लगातार भारतीयों पर वहां पर हमले हुए? देखिए, अपडेट के रूप में कहें तो निश्चित तौर पे भारतीय जो दूतावास है वहाँ वो लगातार सभी जो सामुदायिक संगठन है जिसमें भारतीय शामिल है उन सारे लोगों से कहा गया है कि आप सतर्क रहें और ऐसी जगहों पर न जाएं जहां की सुनसान हो, जहां आप अकेले हो, और जहां भीड़ भाड़ जो ऐसे शरारती तत्व हैं उन शरारती तत्वों का बोलबाला हो।
देखिए हुआ यह है कि इधर के दिनों में आयरलैंड की जो आर्थिक समस्याएं हैं कुछ बड़ी हैं, कुछ वहाँ महंगाई बढ़ी है, कुछ घरों के दाम बढ़े हैं, लोगों में के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। और ऐसे में वहाँ की जो एक घोर दक्षिणपंथी पार्टी है और कुछ दक्षिणपंथी ग्रुप भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है पार्टी के लिए, लेकिन उनकी सामाजिक सक्रियता काफी है। ऐसे जो तत्व है वो आयरलैंड की समस्याओं का मूल कारण वो बता रहे हैं इमिग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं, चाहे वो भारत से गए हों या कोई अन्य एशियाई देशों से गए हों। तो उनका यह जो मकसद है वो मकसद को चूंकि वो पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए वो हमले करके वो चाहते हैं कि अपना एक पैठ बनाए, अपनी एक पहचान बनाए आयरलैंड की राजनीति के अंदर और आयरलैंड के जो व्हाइट समुदाय के लोग हैं उनके अंदर। तो इसी कारण से ये हमले बढ़ रहे हैं, भारतीयों के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं, दक्षिण भारतीय अन्य जो लोग हैं उनके खिलाफ हमले बढ़े हैं, अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके खिलाफ हमले हुए हैं, और कई जो नॉन क्रिश्चियन फेथ को मानने वाले हैं उनके खिलाफ भी हमले बढ़े हैं। और लगातार कई बार खुलेआम आम सभाएं करके उन्होंने इस तरह की घोषणा की है कि ऐसे लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। तो इन सारी वजहों की वजह से वहां पे भारतीय भी पहचान में आए हैं। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए भारतीय एक वहाँ का एक सफल समुदाय है। भारत के जो भी लोग हैं वो भारत के लोग काफी पेशेवर अंदाज में वहाँ काम करते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान रहा है। और इसी कारण से वहाँ के जो राष्ट्रपति है या दिल्ली में जो आयरलैंड के राजदूत है वो काफी व्यथित है, क्योंकि अगर तरीके के हमले हुए तो आयरलैंड में जो स्किल्ड वर्कर है, जो सॉफ्टवेयर में है, जो अन्य पेशेवर में, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल फील्ड में है, उन लोगों की कमी होगी। तो इसी वजह से ये बयान आया है। और निश्चित तौर पे भारत की जो सरकार है, विदेश मंत्रालय है, वो लगातार इस तरह के मसले पर सतर्क रहती है। और हमें यह बताया गया कि वो लगातार वहाँ के विदेश मंत्रालय और वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उसके संपर्क में है। और स्थानीय पुलिस का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि टारगेट करके भारतीयों को बनाया जा रहा है, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हर तरह के इमिग्रेंट्स के खिलाफ हमले किए हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जो भारत का हित है, भारत का हित भारत सरकार को और विदेश मंत्रालय को वहां के दूतावास को देखना है और इसी दिशा में प्रयास हो रहा है। जी कृतिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हो। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।